बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, और मेरा नाम है अब्बास अयूब। आज का जो टॉपिक है वो है कि विस्कोसिटी क्या होती है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा ड्रैग फोर्स क्या होती है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगी, और इसी तरह के स्टोक्स लॉ क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। कि विस्कोसिटी क्या होती है फ्लूइड की। विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले हमें फ्लूइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके, आप उसको कह सकते हैं कि वो फ्लूइड है। अगर मैं इसकी डिफाइन पे जाऊं तो इसकी डिफाइन यही बन जाएगी, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड अ फ्लूइड। कि कोई भी सब्सटेंस जो आपका फ्लो कर सकता हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम कहेंगे ये फ्लूइड है। अगर इसकी एग्जांपल में जाएं तो जैसे ये पानी है, ये पानी जो है वो आपका फ्लो कर रहा है, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रेवल कर रहा है। अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें तो आप लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ी होंगी। उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा होगा आपने। अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसका अगर आपको याद हो तो सॉलिड्स के बारे में हम कहते हैं कि सॉलिड्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करते। उनके एटम्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, और उनकी अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है, वो अपनी शेप को भी चेंज नहीं करते। अगर हम लिक्विड्स पे जाएं तो लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो भी कर सकते हैं, और उनकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती। आप उसको जिस भी मटेरियल के अंदर डालेंगे वो उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेगा। और सेम यही एप्लीकेशंस, यही प्रॉपर्टीज गैसेस के लिए भी होती हैं कि गैस का अपना कोई भी, एक तो उसकी शेप नहीं होती, सेकंड गैसेस मूव भी कर सकती हैं, फ्लो भी कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस जो है ये इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो आपके लिक्विड्स और गैसेस हैं दोनों क्या होंगे, फ्लूइड्स कहलाएंगे। इसके अलावा इनकी सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड्स की अपनी कोई भी शेप नहीं होती, बल्कि ये शेप ऑब्टेन कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं उस वेसल की जिसके अंदर आप इसको डालते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये पानी हम डाल रहे हैं इस वेसल के अंदर, तो ये उसी की शेप को अडॉप्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो लिक्विड्स फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर लिक्विड्स और गैसेस को हम कंबाइन फॉर्म में फ्लूइड्स कहेंगे, और इनकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती। आगे डिफाइन पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की, जो कि इस चैप्टर की डिफाइन भी है। तो अगर मैं इसके डिफाइन के ऊपर जाऊं तो देखें, दो वर्ड्स हैं, एक फ्लूइड और एक डायनामिक्स। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं ये अभी हमने पढ़ लिया कि कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन में होना। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या होगा कि ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में पड़ा होगा, किस स्टेट में पड़ा होगा, तो मोशन की हालत में होगा। तो अगर हम फ्लूइड्स को स्टडी करें मोशन की हालत में तो उसे हम कहेंगे ये क्या होगा, फ्लूइड डायनामिक्स। अगर मैं इसकी डिफाइन पढ़ूं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, कि हम स्टडी ऑफ फ्लूइड्स कर रहे हैं इन मोशन, तो इसको हम क्या नाम देंगे, फ्लूइड डायनामिक्स का। स्टूडेंट्स लास्ट में कि इस ब्रांच के अंदर, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, हम दो लॉस को काफी डिटेल से पढ़ेंगे जो कि इस पूरे फ्लूइड के ऊपर बेस करता है, जो आपको डिफरेंट टॉपिक्स की बेस प्रोवाइड करेगा। उसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको बेस प्रोवाइड करेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। और सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको बेस प्रोवाइड करेगा बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन की।
ये दो लॉज आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज के हवाले से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेस प्रोवाइड करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपका कंप्लीट एक टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी और बर्नौलीज थ्योरम भी, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। और इन्हीं टॉपिक्स के अंदर हम इन लॉज को यूज भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से इसको याद रखना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बेस प्रोवाइड करेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बेस प्रोवाइड कर देगा बर्नौलीज थ्योरम की। अब हम पढ़ते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जो फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जो फ्लूइड जितना कम गाढ़ा होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि हम हनी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि हनी बहुत गाढ़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब गाढ़ा होने की वजह से इसका फ्लो बहुत कम होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन के ऊपर जाएं तो इसके डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि एक्चुअली में ये जो हनी है इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और हर लेयर दूसरी लेयर को फ्लो करने से रोकती है, उसके फ्लो को अपोज करती है, उसके दरमियान फ्रिक्शन का काम करती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पे किसी भी चीज़ का फ्लो बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो विस्कोसिटी है एक्चुअली में वही फ्रिक्शनल इफेक्ट ही है दो लेयर्स के दरमियान का इस फ्लूइड की। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका फ्लो बहुत कम है और ये गाढ़ा है। अगर इसी के मुकाबले में हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क बहुत आसानी से फ्लो करता है। तो ये आसानी से फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि मिल्क की लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो जब फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो उससे इसका फ्लो बहुत आसान हो जाएगा, बड़े इजीली ये फ्लो कर सकती है। एक तो इसकी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इस फ्लूइड को मूव करवाने के लिए। चलें हम इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये है। फर्ज कर लें कि ये आपका कोई भी फ्लूइड है और इसके अंदर ये उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो हमने कहा कि इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है या फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है जो इन लेयर्स को फ्लो करवाने से रोकती है। अगर आप इस ऊपर वाली लेयर को मूव करवाना चाहेंगे तो ये नीचे वाली लेयर जो है उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, उसको मूव करने से रोकेगी। तो ये जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, जैसे हमने पहले कहा, ये विस्कोसिटी कहलाती है। इसकी हम एक और भी मीनिंग्स या एक और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस लेयर को मूव करवाने के लिए फ्लूइड की। तो अगर तो इनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इनकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम होगी तो आपको फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगी। तो अब हम इसके डिफाइन देखते हैं कि ये क्या है। विस्कोसिटी इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ये किस्म का फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोवाइड करती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड के। और इसको अगर मजीद एक्सटेंड करें तो हम ये भी कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज द मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये किसी भी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो क्या है? मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस है कि वो कितना रेजिस्ट करती है, कितना रोकती है फ्लो को। अगर तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फ्लो को रोकेगी तो आपका फ्लो उतना कम होगा, जैसे कि हमने हनी को देखा। इसी तरह अगर उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो बड़े आसानी से फ्लो कर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। हम ये भी कह सकते हैं इट मेजर्स दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर एन अदर लेयर, कि आपको कितनी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आप एक लेयर को स्लाइड कर सकें लिक्विड की दूसरी लेयर के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये लेयर जो है ये मूव कर सके, स्लाइड कर सके, तो हमें इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। अगर तो इसके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए। और अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी तो फिर हमें यहाँ से फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगी ताकि ये फ्लूइड जो है आपका स्लाइड कर सके लेयर बाय लेयर।
तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। अगर सिंपल मीनिंग्स में कहें तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसका फ्लो उतना मुश्किल होगा, और जिस ऑब्जेक्ट की, जिस सब्सटेंस की विस्कोसिटी कम होगी, गाढ़ापन कम होगा, तो उसका फ्लो उतना इजी हो जाएगा। ये हम सिंपल मीनिंग्स के अंदर इसके डिफाइन कर सकते हैं। अगर बेटा इसके सिंबल के ऊपर जाएं तो इसका जो हम सिंबल यूज करते हैं विस्कोसिटी के लिए, उसका ग्रीक लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। इसे ईटा पढ़ते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसका नाम क्या है आपके पास? इसको ईटा पढ़ा जाता है, ई टी ए, ई टी ए, ये इसका नाम है ईटा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल पे जाएं तो वही एग्जाम्पल जो हमने स्टार्ट में भी कहा, ये जो सब्सटेंस है जैसे कि हनी है या थिक टार है, इनकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बहुत लार्ज होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मींस के विस्कोसिटी की वैल्यू, वैल्यू को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो क्योंकि उनकी वैल्यू लार्ज है सो दे कैन नॉट फ्लो इजीली, तो इसलिए उनका फ्लो उतना कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जबकि ऐसे सब्सटेंस जैसे कि वाटर ले लें, मिल्क ले लें, इनकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो जब इनकी विस्कोसिटी स्मॉल होगी तो फिर इनका फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा। ये सारा वही लबे लुबाब है जो हमने ऊपर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट आगे, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, किस विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इसका जो यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दो यूनिट्स हैं, दो भी नहीं बल्कि इसके तीन यूनिट्स हैं। हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। एक तो उसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। दूसरा उसका ये भी यूनिट बन सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। अब ये यूनिट्स कैसे आए हैं, अब हम इनको ड्राइव करके देखते हैं। इनको ड्राइव करने के लिए इसका जो एक्चुअल में फार्मूला है वो यूज तो आगे होगा, लेकिन हम यहीं पे इसका यूनिट्स निकालने के लिए इसका फार्मूला मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला होता है वो हम दरअसल फोर्स से निकालते हैं, और फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये है इसका फार्मूला। अब इसमें 6 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके तो कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे, तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ईटा के जो यूनिट है वो निकालने हैं, तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू 6 पाई हटा दिया हमने, तो बाकी रह जाएगा ईटा आर वी। हमने ईटा के यूनिट्स निकालने हैं, तो आर और वी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर यही क्वेश्चन बन जाएगी F ओवर आर वी इज इक्वल टू ईटा। अब हमने क्या करना है, इसके यूनिट्स पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ईटा किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स के यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय रेडियस है, रेडियस का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड या ms माइनस 1। अब ये मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ये सेकंड नीचे है तो इसकी पावर -1 है, जब वो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसका यूनिट बना देंगे न्यूटन सेकंड, और नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसी मीटर स्क्वायर को भी ऊपर ले जाऊं तो यहाँ से इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन m-2 इंटू साथ में ये सेकंड जो है इसके साथ आ जाएगा ये सेकंड। तो ये देखें, ये आपका पहला जो है यूनिट ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि अगला यूनिट यहाँ से कैसे बनेगा, लेकिन उसको बनाने से पहले हमें यहाँ से एक और इसका यूनिट जो है वो बना लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा होगा। प्रेशर का फार्मूला हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं कि प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर मैं यहाँ पर इसके यूनिट पुट करूँ तो प्रेशर का यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो देखें ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हमने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, तो इट मीन्स कि इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह मैं पास्कल का यूनिट यूज कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ से इसका एक और यूनिट आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर होता है पास्कल इनटू, और ये सेकंड आपका वैसे का वैसे आ जाएगा यहाँ। तो एक यूनिट इसका ये बन जाएगा पास्कल सेकंड। अब यहाँ से आगे जो इसका सेकंड जो यूनिट है ये वाला,
इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि ये इसका यूनिट कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए अब अगेन ये फार्मूला याद रखिएगा, ये मैं सब कुछ रेस करके दोबारा इसका ये फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये इसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से देखें हमने पढ़ा इसका फार्मूला कि ईटा बराबर था, यही अगर मैं यहाँ से दोबारा लिखूं तो न्यूटन सेकेंड, ये m-2 ऊपर है, अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि न्यूटन का यूनिट पुट कर दें। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि F बराबर होता है ma के। फोर्स को हम न्यूटन्स के अंदर मेजर करते हैं। ये मैस है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स आपने न्यूटन की जगह ये इसका यहाँ पे यूनिट पुट कर देना है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर हो जाएगा, न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये डबल बटा आ गया, तो ये सेकंड स्क्वायर भी यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय, ये सेकंड भी नीचे आ गया तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर भी आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से इनको कैंसिल कर दें, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बचेगा ये किलोग्राम ऊपर बचेगा और नीचे आपके पास बचा मीटर और सेकंड, ये ऊपर जाके m-1 और सेकंड भी s-1। तो देखें ये फाइनली आपके पास वही यूनिट बन गया जो ऊपर हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स इसी के आगे हमने डायमेंशन भी लिखने हैं, तो डायमेंशन भी हम यहीं से निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसी यूनिट से इसके डायमेंशन निकालूं तो किलोग्राम मैस का यूनिट होता है, तो मैस के डायमेंशन तो कैपिटल M होते हैं, ये आ गए। अब ये मीटर है, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, तो लेंथ के डायमेंशन L, क्योंकि उसकी पावर -1 है तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। इसी तरह आगे सेकंड है, सेकंड टाइम का यूनिट होता है, तो उसके डायमेंशन T होंगे। अब इसके ऊपर भी पावर -1 है तो यहाँ इसकी पावर भी -1 हो जाएगी। तो फिर यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट हो जाए, डायमेंशन हो जाएंगे ml-1 और t-1, ये इसके डायमेंशन हो गए। इसी को आगे हम लिखेंगे भी सही। तो अगर आगे चलें तो ये देखें ये इसके डायमेंशन आ जाएंगे ml-1 और ये t-1 है, +1 नहीं है, ये ध्यान कीजिएगा यहाँ पर -1 आएगा। और अगर हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं इनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी ज़रूर होगी, इनकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ये नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी रखते हैं। ज़ीरो विस्कोसिटी सिर्फ आइडियल केस के अंदर होती है। अगर आपके पास एक आइडियल फ्लूइड होगा तो उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। प्रैक्टिकल केस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती। हर ऑब्जेक्ट चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विस्कोसिटी ज़रूर होगी, या हम ये कहेंगे कि इनकी विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो होगी। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, अगर हम इनका इफेक्ट चेक करें टेम्परेचर का, तो जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होती है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, देखें स्टूडेंट्स, गैसेस जो होते हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनकी मोशन रैंडम होती है। जब ये रैंडम मोशन के अंदर होंगे तो दूसरे से टकराएंगे, जब टकराएंगे तो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो जब आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उनसे उनकी जो कुलैयन होती है मॉलिक्यूल्स की आपस के दौरान, वो कुलैयन इंक्रीज कर जाएगी। जब उनकी कुलैयन इंक्रीज करेगी तो फिर वो एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हमने यही तो कहा था कि विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज़ अ फ्रिक्शनल इफेक्ट या इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा टकरा रहे हैं उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम गैसेस के केस में कहते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस का नाम ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
आपकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो फिर यहाँ से हम ये रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं कि आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ इन केस ऑफ गैस। कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा आपकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स के केस के अंदर, तो लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम शहद की बात करें, हनी की बात करें, तो हनी के केस में हमने कहा है कि हनी जब ठंडा होता है तो काफी गाढ़ा होता है। वो जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम उस शहद को, उस हनी को टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दें, तो जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाएंगे वैसे वैसे ही हनी आपका पतला होता जाएगा। पतला होता जाएगा मीन्स ये उसका फ्लो है उतना आसान होता जाएगा। तो उसका फ्लो जितना आसान है, गाढ़ापन उसका कम होता जाएगा, तो फिर उसकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज करती जाएगी। तो हम टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है, और ये किसके लिए है? लिक्विड्स के लिए। तो फिर यहाँ से हम इसके लिए भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है ऑन टेम्परेचर ये इनवर्सली है। किसके लिए इनवर्सली है? लिक्विड्स के लिए। कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है लिक्विड्स के लिए और डायरेक्ट रिलेशन है गैसेस के लिए। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से भी और इंफॉर्मेशन के हवाले से भी याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर जब आप सफर कर रहे हो कार वगैरह के ऊपर, गाड़ी वगैरह के ऊपर, अगर आप लोगों ने अपना हाथ अगर गाड़ी से बाहर निकाला होगा तो आपके हाथ के ऊपर एक हवा की फोर्स अप्लाई होती है, फील होती है आपको, जो आपके हाथ को पीछे की तरफ पुश करती है, फोर्स लगाती है। आपकी गाड़ी आगे जा रही है और आपके ऊपर जो हवा की फोर्स है वो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है। तो ये जो हवा की फोर्स है जो आपकी मोशन को रोकती है या उसके अगेंस्ट काम करती है, उसी फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। तो ये देखें, जैसे ये आपके पास इसकी एग्जांपल भी है कि जब आप हाथ बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, इसी फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अगर मैं इसके डिफाइन लिखूं तो हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि मूव करेगा फ्लूइड में से। अब यहाँ पर फ्लूइड क्या है? आपका आपकी एयर जो है वो फ्लूइड है, क्योंकि एयर जो होती है वो कम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, और गैसेस हमने स्टार्ट में कहा था कि वो फ्लूइड्स, गैसेस को हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। तो आपका हाथ जो है ये एयर के अंदर मूव कर रहा है, मीन्स के फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। तो यहीं से हमने इसके डिफाइन बनाई कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है फ्लूइड में से, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स रिटार्डिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं उसे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब होता है जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्ट करती है उसे रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या गाड़ी है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, और हमारे हाथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही है, इसलिए हवा की फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स कह रहे हैं। तो बेटा उस फोर्स को फिर हम कहेंगे ड्रैग फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा फ्लूइड में से तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स फील करता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। या इसकी एक और भी डेफिनेशन कर सकते हैं, ये वो फोर्स है जो रेजिस्ट करती है, रोकती है आपकी मोशन को, मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। जैसे कि एक कार जो है वो मूव कर रही है, तो इसके और सामने जो है एयर की रेजिस्टेंस है, एयर की फ्रिक्शन है, जो आपकी गाड़ी की मोशन को रोक रही है। तो इस फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये ड्रैग फोर्स है या फ्लूइड की फ्रिक्शन है। जैसे सॉलिड्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है, इसी तरह फ्लूइड की ये फ्रिक्शन है। अगर हम इसके फार्मूले वगैरह पे जाएं, इसकी एग्जांपल पे जाएं, तो एग्जांपल सेम वही जो अभी हमने कहा कि जब भी आप बाहर निकालेंगे अपने हाथ को आउट ऑफ विंडो से एक फास्ट मूविंग कार की, तो आपको एक फोर्स जो है वो फील होगी जो आपकी मोशन के अपोज करेगी। अगर हम इसके फैक्टर्स के ऊपर जाएं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है आपके पास कि F बराबर होता है 6 पाई eta R V। अब इसमें देखें 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। तो यही इसके डिपेंडेंस है। एक तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा v के ऊपर, सेकंड रेडियस, रेडियस मींस के उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस मीडियम के अंदर आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा।
तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी। स्टोक्स लॉ की अगर हम जाएं तो ये जो अभी आपने फार्मूला पढ़ा ड्रैग फोर्स का, उसी फार्मूले को ही हम स्टोक्स लॉ कहते हैं कि ये ड्रैग फोर्स है एक्ट करती है किसी भी स्फीयर के ऊपर। अब फर्स्ट के लिए कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या स्फीयर है जिसका रेडियस r है और वो मूव कर रहा है स्लोली, बड़े स्लो स्लो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन अ फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो ईटा है। तो जब आपका स्फीयर जो है फ्लूइड में से मूव करेगा विद स्पीड v, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एक फोर्स एक्ट करेगी जिस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और अभी हमने उसका फार्मूला पढ़ा कि वो ड्रैग फोर्स बराबर होगी 6 पाई ईटा आर वी के। तो स्टूडेंट्स इसी रिलेशन को हम नाम देते हैं स्टोक्स लॉ का। लेकिन इस स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। इस अगर इसकी हम पहली लिमिटेशन पे जाएं तो ये लॉ जो है वैलिड होता है सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट मूव करने चाहिए स्लोली। अब इसकी क्या वजह है कि ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके फार्मूले में हम कह कर आए हैं कि आपका जो ड्रैग फोर्स है वो 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर फर्ज कर लें आपका ऑब्जेक्ट स्फेरिकल नहीं है, किसी और शेप का, फर्ज कर लें हम एक गाड़ी बना लेते हैं। अगर मैं इसका सेंटर से रेडियस निकालूं इस गाड़ी का, तो यहाँ से देखिए इसका रेडियस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी। अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पर इसकी रेडियस की वैल्यू इतनी आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो रेडियस की वैल्यू इतनी है। अगर इस साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर रेडियस इतना ज्यादा है। तो यहाँ पर देखें हर पॉइंट के ऊपर जो रेडियस की वैल्यू है वो पहले से चेंज हो रही है। तो अब हम यहाँ पर रेडियस का कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, कौन सी वैल्यू पुट करूं? मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं, मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं, या ये वाली वैल्यू पुट करूं, या ये वाली वैल्यू पुट करूं? क्योंकि हर जगह के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? हर जगह तो वैल्यू चेंज आ रही है। तो फिर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह की बजाय अगर एक स्फीयर है, राउंड शेप का हो, तो राउंड शेप के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटर से कहीं भी आप डिस्टेंस ले लें, आपके डिस्टेंस की वैल्यू स्फीयर के अंदर हर जगह सेम रहती है। तो जब आपका सेंटर से डिस्टेंस थ्रू आउट एक जैसा रहेगा तो स्फीयर की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। तो वही आप आर की वैल्यू यहाँ पुट करके इस स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका स्टोक्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है, इसके अलावा किसी भी और बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसकी भी स्टूडेंट्स रीजन ये है कि इस फार्मूले से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो आपकी फोर्स है ये स्पीड के भी डायरेक्टली है। अगर आपकी स्पीड को इंक्रीज करते जाएं तो इसकी इंक्रीज से, क्योंकि फोर्स के डायरेक्टली है तो फोर्स को भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात सिर्फ तभी तक वैलिड रहती है जब तक कि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम हो। अगर फर्ज कर लें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर फर्ज करें पहले स्पीड स्लो थी, हमने स्पीड को बढ़ाकर पहले से 10 टाइम्स स्पीड उसकी बढ़ा दी। अगर आपने स्पीड 10 टाइम्स की है तो होना तो ऐसा चाहिए कि फोर्स की वैल्यू भी 10 टाइम्स ही इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा रियल केस में होता नहीं है, बल्कि आपके जो फोर्स में जो इंक्रीज आता है वो 10 टाइम्स नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आता है। हो सकता है कि फोर्स के अंदर जो इंक्रीज है एग्जाम्पल के तौर पे 80 टाइम्स फोर्स इंक्रीज कर जाए, 90 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, या मे बी 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। तो अगर इतना ज्यादा उसके अंदर इंक्रीज आएगा तो फिर हम कहेंगे कि फोर्स का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहा। बढ़ तो रही है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि आपकी फोर्स है ये पावर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी में इंक्रीज 10 टाइम आया तो फोर्स के अंदर इंक्रीज 100 टाइम्स चला गया। तो 100 टाइम्स क्या है? 10 का स्केयर है। इट मीन्स के वेलोसिटी में जो चेंज है वो फोर्स के साथ पावर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया हाई स्पीड्स के ऊपर। तो फार्मूले में तो ऐसा नहीं है, फार्मूले तो हमने कहा कि फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्ट है, हमने कहीं उसके ऊपर स्केयर की बात नहीं की। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टोक्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाके ये लॉ अगेन फेल हो जाता है, वहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।
तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि जो हाई स्पीड के लिए है, ड्रैग फोर्स आपकी सिंपली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नहीं रहती, बल्कि पावर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछा करें। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको उसका आंसर दे सकूँ। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।